गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वे 3 दिन। जो ये अपना अध्याय है वे 3 दिन, क्या है? ये एक डायरी है। डायरी लिखना प्रत्येक बच्चे का शौक़ होता है। प्रत्येक का तो नहीं कह सकते, किसी किसी का। हर किसी को ये शौक़ नहीं होता डायरी लिखने का, किसी किसी को होता है। डायरी में क्या लिखते हैं वो लोग? अपने बीते हुए दिन की पूरी बात, यानी कि अपने पूरे दिन में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब कुछ इसमें लिखते हैं। चाहे वो बड़े हो, चाहे वो छोटे हो। अगर किसी को डायरी लिखने का शौक़ है तो वो अपने पूरे दिन की डिटेल इसमें लिख देता है। तो आज ये चैप्टर, ये अध्याय हमारा उसी एक डायरी पर है। जिसने ये डायरी लिखी है उसका नाम है कार्तिक। कार्तिक ने डायरी लिखी है और उन 3 दिनों का उसने उस डायरी में जिक्र किया है जहाँ वो 3 दिन घूमने गया है। अब उन 3 दिनों में उसने क्या किया, कहाँ घूमा, क्या देखा, ये सब उसने डायरी में लिखा है। क्योंकि वैसे हम भले ही भूल जाए, लेकिन डायरी में लिखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। हम उसे कभी भी पढ़ सकते हैं, उसे कभी भी महसूस कर सकते हैं। वो यादें उस डायरी के पन्नों में उसने संजोए रखी है। तो देखो कि वो 3 दिन, कार्तिक 3 दिन कहाँ गया, कहाँ घूमने गया, उसने क्या देखा, उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है, देखते हैं। मानव का आज का जीवन व्यस्तताओं से भरा हुआ है। यानी कि मानव क्या है? बिजी है, व्यस्त है। आज का मानव जो है वो क्या है? बिजी है। इनके बीच से कुछ दिन निकालकर जब वह किसी निकटस्थ, यानी पास या दूरस्थ या दूर दर्शनीय स्थान की यात्रा पर निकल पड़ता है तो उसे अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि विद्यालयों की ओर से प्राय हर साल शैक्षणिक भ्रमण के आयोजन होते हैं। यानी शिक्षा के लिए कुछ जानकारी हासिल करने के लिए स्कूल में, विद्यालय में भी हर साल बच्चों को कहीं घूमने के लिए ले जाया जाता है। बच्चे इस तरह के आयोजनों का पूरा लाभ उठाते हैं और बच्चे भी क्या, बहुत ही खुशी से बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। डायरी लिखना एक उपयोगी कला है। अपनी अनुभूतियों, विचारों या प्रतिक्रियाओं को सहज स्वाभाविक शैली में लिखने की यह विधा अपने आप में महत्व रखती है। डायरी लेखन विधा के बारे में हम आज इस पाठ में अध्ययन करेंगे। देखो उसने डायरी में क्या लिखा। कार्तिक को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है। वह रोजाना विद्यालय तथा घर में होने वाली बातों को अपनी डायरी में लिखता है। अपने मम्मी पापा तथा छोटी बहन बबली के साथ जब वह छुट्टियों में 3 दिन के लिए उत्तराखंड की सैर पर गया तो उसने अपनी डायरी कुछ यूँ लिखी। तो वो 3 दिन की छुट्टियों में कहाँ गया? उत्तराखंड गया। कार्तिक कहाँ गया? उत्तराखंड। और साथ में कौन? मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन बबली। ये चारों वो कहाँ गए? उत्तराखंड घूमने गए। अब कार्तिक ने उत्तराखंड में क्या देखा, उसने डायरी में क्या लिखा, तो देखो। 10 मई, पहला दिन 10 मई, प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे। पिताजी ने ऑटो वाले को बुलाया और हम उसमें बैठकर जय राम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े। कहाँ गए वो? 10 तारीख को 5 बजे हरिद्वार के बस स्टैंड पर उतरे। पिताजी ने वहाँ से ऑटो वाले को बुलाया और उसमें बैठकर वो जय राम आश्रम धर्मशाला की ओर चल पड़े।
पापा के किसी मित्र ने पहले से ही वहाँ ठहरने की व्यवस्था कर दी थी। पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी कि अभी चले और उसमें गोता लगा दे। गोता मतलब डुबकी लगा ले। लेकिन यात्रा के कारण थकावट भी काफ़ी हो गई थी। हमने हल्का नाश्ता किया और कुछ सामान लेकर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? हर की पौड़ी की ओर। वह यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर थी। लगभग 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। सुबह के 8 बजे थे। हजारों लोग गंगा नदी में हर हर गंगे कहकर गोते लगा रहे थे। सूर्य के प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। मनमोहक दृश्य था। हम 2 घंटे तक उसमें नहाते रहे। अपने कपड़े पहनकर हमने गंगा नदी के ऊपर बने मंदिर में पूजा की और एक होटल में भोजन करके धर्मशाला में लौट आए। दिन भर आराम किया और शाम को वहाँ के मंदिरों में घूमने गए। वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर बहुत खूबसूरत थे। मन कर रहा था कि यहीं रुक जाएं, लेकिन रात हो गई थी और हम वापस अपने कमरे में आ गए। अब दूसरा दिन 11 मई यानी कि 11 तारीख को उन्होंने क्या किया देखो। हम 6 बजे उठ गए। हरिद्वार की सुबह फिर अनोखी सी लगी। पापा ने बताया कि आज हम ऋषिकेश चलेंगे। कहाँ जाएंगे हम? ऋषिकेश। हम 8 बजे तक तैयार होकर धर्मशाला से बाहर आ गए। तभी एक ऑटो वाला वहाँ आया और हमें ऋषिकेश ले चलने के लिए तैयार हो गया। ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी छोटी जलधाराएं और जहाँ तहाँ बने छोटे छोटे ढाबे एकदम अद्भुत से लगते हैं। जैसे जैसे हम ऋषिकेश के पास पहुँच रहे थे, वैसे वैसे हरे भरे पहाड़ दिखने लग गए थे। लगभग 1 घंटे में हम ऋषिकेश पहुँच गए। यह जगह हरिद्वार के मुकाबले थोड़ी छोटी है, इसलिए यहाँ पर हरिद्वार की तरह अधिक चहल पहल नहीं है। यहाँ का माहौल शांति प्रदान करने वाला लगा। हम राम झूले पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर आने लगे। यह झूला तो सचमुच बहुत बड़ा है। सैकड़ों बंदर इस पर घूमते रहते हैं। इसके नीचे से गंगा नदी धीरे धीरे बहती है, लेकिन लगती बहुत विशाल है। गंगा नदी क्या बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते हैं तथा योग करते दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम यानी कि स्वर्ग प्लस आश्रम, स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियाँ स्थापित की गई है। यहाँ आकर तो मन करता है कि काश हमारा घर भी यहीं कहीं होता। दोपहर का भोजन करने के बाद हम लक्ष्मण झूला देखने गए। यह राम झूले से थोड़ा तंग व छोटा है। तंग मतलब थोड़ा सा चौड़ाई में कम। सारा दिन यहाँ बिताकर हम हरिद्वार लौट आए। अब है 12 मई यानी कि कार्तिक की यात्रा का तीसरा दिन, और वो 3 दिन ही बाहर रहा। तो लास्ट दिन उसने क्या किया देखो। हम कल की अपेक्षा थोड़ा और जल्दी उठे, यानी कि 11 की अपेक्षा हम 12 के सुबह जल्दी उठे। पापा बोले आज हम नीलकंठ जाएंगे, जल्दी से तैयार हो चलो। बबली बोली पापा नीलकंठ कहाँ है?
तब पापा ने बताया कि ऋषिकेश में दिखे पहाड़ के पीछे नीलकंठ नामक स्थान है। उस स्थान पर भगवान शिव ने तपस्या की थी। हम तैयार हो चुके थे, तभी पापा एक टैक्सी ले आए। हम उसमें बैठकर बहुत खुश हुए। टैक्सी वाले ने बताया कि नीलकंठ तो ऋषिकेश से भी 15-20 किलोमीटर ऊपर है। लगभग 3 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा वह तो बहुत ही मज़ेदार था। छोटे छोटे गांव, सीढ़ीनुमा खेतों में काम करते लोग, झरझर बहते झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़, सब कुछ सपने के समान था। तब हम नीलकंठ मंदिर के पास पहुँचे। आसपास बनी छोटी छोटी दुकानों से हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। मंदिर बहुत प्राचीन था, प्राचीन मतलब पुराना था। वहाँ स्थापित एक वृक्ष तो माना जाता है कि हजारों वर्षों से यही खड़ा है। हमने पूजा अर्चना की और बाहर आकर पहाड़ पर बने एक ढाबे पर खाना खाया। यहाँ काम करते लोग भी पहाड़ी थे, जो बहुत प्यार से हमारी आव भगत कर रहे थे। आव भगत मतलब हमारा स्वागत कर रहे थे। हमें जिस चीज़ की कमी थी वो उनको पूरा कर रहे थे, हमारा पूरा ध्यान रख रहे थे। सारा दिन हम एक झरने के पास बैठे रहे। रह रह कर पानी की बौछारें हमारे चेहरे पर लग रही थी, जिनसे हमारी थकावट एकदम मिट गई। शाम को लगभग 5 बजे हम वहाँ से चल पड़े। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था, लेकिन इन 3 दिनों में हमने बहुत मज़े किए और बहुत कुछ सीखा भी। 8 बजे तक हम धर्मशाला में लौट आए और वापस अपने घर चलने की तैयारी करने लगे। रात 11 बजे हमारी बस थी, जिससे हम वापस दिल्ली लौटने वाले थे। तो ये थे लेखक के 3 दिन। 3 दिन कौन कौन से? 10, 11 और 12 मई। तो 10 मई को वो कहाँ गए? पहले वो कहाँ गए थे? पहले वो गए थे हरिद्वार। हरिद्वार से उन्होंने क्या किया? बस पकड़ी। हरिद्वार से फिर कहाँ गए वो? ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद वो कहाँ चले गए? नीलकंठ देखने चले गए। और नीलकंठ से दोबारा फिर वो ऋषिकेश आ गए। तो ऐसे घूमते घूमते उन्होंने 3 दिन अपने पूरे किए। लास्ट में उत्तराखंड और बाद में उत्तराखंड से वो दिल्ली चले गए। तो ये थे लेखक के 3 दिन। और 3 दिन अब उसने जो डायरी में लिखे हैं, तो ये उसे हमेशा ही याद रहेंगे, क्योंकि लिखी हुई बातें हमेशा हमें याद रहती है। उसे कोई दूसरा भी पढ़कर उन सब बातों की जानकारी हासिल कर सकता है जो उसने देखी ना हो। और ऐसी डायरी देखकर, डायरी को पढ़कर हमारा मन भी ऐसी चीज़ें देखने का मन करने लगता है। जैसे हरिद्वार में उन्होंने जाकर वहाँ क्या देखे? ऋषिकेश में जाकर जैसे उन्होंने राम झूला, लक्ष्मण झूले देखे, तो हमारा मन भी उन झूलों को देखने को करता है। लेखक ने बताया कि उन झूलों पर क्या थे? सैकड़ों बंदर भी थे। और फिर उन्होंने नीलकंठ देखा, जहाँ भगवान शिव ने क्या की थी? तपस्या की थी। नीलकंठ जाते रास्ते में उन्होंने ऐसे ऐसे खेत देखे, ऐसे ऐसे पहाड़ देखे जो बहुत ही मनमोहक थे, जो लोगों का मन अपनी ओर खींच रहे थे। तो ये था वे 3 दिन लेखक की डायरी। तो आशा करती हूँ आप लोग भी कहीं घूमने जाओ, कहीं भी जाओ तो आप भी वहाँ जो कुछ भी करते हो, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हो, उसे अपनी डायरी में लिखना मत भूलें, क्योंकि लिखी हुई बातें हमेशा याद रहती है। आशा करती हूँ ये अध्याय आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।